हाँ तो दोस्तों, स्वागत आप सभी का क्वेंटम कोचिंग क्लासेज रूपनगढ़ के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रामर का एक नया सेशन, जिसपे अपना टॉपिक रहेगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है, इससे रिलेटेड क्या पर्सन अपने आरबीएससी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड अपने लिए क्या क्या पर्सन बन सकते हैं, उन सभी से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज होगा इस क्लास के बाद में कोई भी कन्फ्यूज नहीं रहेगा। सबसे पहले अपना जो टॉपिक रहेगा वॉइस, जिसको बोला जाए वाच्य। लेकिन वाच्य को सबसे पहले समझने के लिए हमें आना चाहिए कि सेंटेंस का एक सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सेंटेंस में वर्ब क्या हो सकती है, सेंटेंस में अपना ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट से लेकर यदि हम बातचीत करते हैं तो सब्जेक्ट शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो कर्ता, वर्ब बोले तो क्रिया और ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म। दोस्तों देखो, आज की जो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको शुरुआत से समझना ही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। सब्जेक्ट की परिभाषा में दोस्तों जहाँ तक हम पढ़ते हैं तो किसी कार्य को करने वाला उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन ये जो परिभाषाएं हैं ये हर अर्थ में लागू नहीं होती है। बुक की दृष्टि से देखें तो केवल एक रटने वाली परिभाषाएं हैं। तो आज हम सब्जेक्ट को समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट की डेफिनेशन में वैसे तो अपने कहा जाता है कि डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन बोले तो किसी भी कार्य को करने वाला, डूअर करने वाला, ऑफ एक्शन बोले तो किसी भी कार्य को करने वाला, उसी को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट को यदि थोड़ा सा ब्रॉड माइंडली समझे, यदि विस्तृत दिमाग से समझे, तो सब्जेक्ट उसको कहा जाएगा कि जो अपने साथ में क्या लेता है, वर्ब लेता है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट। अब जैसे कि एक सेंटेंस मैंने लिखा कि ही इज ए टीचर। अब यहाँ पर अपने किसी ने बोला कि है ना, ही इज ए टीचर बोले कि सब्जेक्ट क्या है, कार्य को करने वाला। तो ही इज ए टीचर बोले तो वह एक अध्यापक है, और वह एक अध्यापक है, इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन यदि हम समझे तो सीधी साधी ये समझेंगे कि किसी भी कार्य को करने वाला उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। ये डेफिनेशन केवल किताबों में आपको पढ़ने को मिलेगी, किताबों के ज्ञान तक ये परिभाषा लागू होती है। लेकिन यदि देखा जाए, अपने दिमाग से समझा जाए, तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन जो है, सब्जेक्ट की परिभाषा जो है, हम ये समझेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट उसे कहेंगे कि जिसके साथ में वर्ब प्रयुक्त होती है। तो सब्जेक्ट को समझने से पहले हम जो चर्चा करेंगे वो अपना टॉपिक रहेगा वर्ब। तो देखो दोस्तों, वर्ब जिसको बोले तो क्रिया। और क्रिया के हम यदि प्रकारों की यदि हम बातचीत करें तो क्रिया के मुख्य रूप से कितने प्रकार होंगे वो हम समझते हैं। तो क्रिया के मुख्य रूप से जो प्रकार हैं वो अपने होते हैं दो प्रकार। एक को तो अपने बोला जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा इसका अपने जो प्रकार है जिसको अपने बोला जाता है मेन वर्ब। अब दोस्तों देखो, पढ़ते तो हैं कि हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, लेकिन अपने को रटने पे थोड़ा कम और थोड़ा सा समझने पे अपने को ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आखिर हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, आखिर मेन वर्ब किसे कहते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचान पाएंगे और हम मेन वर्ब को कैसे पहचान पाएंगे। जैसे अलग अलग हम गाइड पढ़ते हैं तो अलग अलग गाइड में पढ़ने को अलग अलग मिलता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसी के अलग अलग नाम हैं। हेल्पिंग वर्ब इसी का अपना नाम होता है जिसको ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं, और कुछ गाइड में इसको पढ़ने को मिलता है कि इसको एनामोलस वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब बोले, ऑक्सिलियरी वर्ब बोले, एनामोलस वर्ब बोले, बात वही है। और इधर बोले तो मेन वर्ब बोले तो मुख्य क्रिया। अब अपना जो किताबी ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग ये तो अपने सबने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझने की, और इस डेफिनेशन के बाद में शायद आपके वर्ब को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, यदि आरपीएससी भी पूछे कि टोटल हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब की ग्रामर में संख्या होती है 24। हेल्पिंग वर्ब की संख्या टोटल कितनी रहेगी, 24। अब हेल्पिंग वर्ब देखो किसे कहा जाएगा, शाब्दिक अर्थ की यदि हम बातचीत करें तो इसको बोला जा सकता है सहायक क्रिया।
और इसे अपने बोला जा सकता है अपने मुख्य क्रिया। लेकिन सहायक क्रिया किसे कहा जाएगा? कुछ डेफिनेशन से बोले कि जो टेंस में यूज होती है ऐसा वैसा, इसकी कोई बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब भी टेंस में, अपने हेल्पिंग वर्ब भी टेंस में यूज होती है, मेन वर्ब भी टेंस में यूज होती है। लेकिन ब्रॉड माइंड के हिसाब से यदि हम समझेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम उससे कहेंगे कि वे वर्ब जो सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना सके। जी हाँ दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब की सही डेफिनेशन समझने के हिसाब से ये सही रहेगी कि हेल्पिंग वर्ब उससे बोला जाएगा कि जो सेंटेंस को नेगेटिव और क्या बना सके, इंटरोगेटिव बना सके। कैसे? देखो, मेन वर्ब किससे बोलेंगे? तो मेन वर्ब को समझने का कि जब हम मुख्य क्रिया के मूल रूप के उच्चारण के अंत में ना आता है, ऐसा मतलब कोई भी एक्शन, ऐसा कोई भी कार्य जिस कार्य के लास्ट में ना आता है, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, आना, जाना, नहाना, धोना, ये जो भी कार्य हैं सब के सब अपने क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब कहलाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हम उसे कहेंगे कि जो सेंटेंस को नेगेटिव और सेंटेंस को क्या बना सकती है? इंटरोगेटिव बना सकती है। अब हेल्पिंग वर्ब के हम टाइप्स की बातचीत करें तो हेल्पिंग वर्ब के जो टाइप्स हैं, हेल्पिंग वर्ब के भी अपने 2 टाइप्स होते हैं। एक तो इसका पहला प्रकार तो अपने हो गया प्राइमरी वर्ब, और दूसरा इसको अपने बोला जाएगा मॉडल वर्ब। अब देखो दोस्तों, समझना ये है कि जो प्राइमरी वर्ब्स हैं वो किसे कहेंगे और हम मॉडल वर्ब्स किसे कहेंगे। प्राइमरी वर्ब्स में जो भी वर्ब्स आएगी वो भी सेंटेंस को अपने नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना सकती है, और मॉडल भी सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना सकते हैं। इसलिए इनको किस में रखा गया? हेल्पिंग वर्ब में। अब प्राइमरी वर्ब जो है वो टोटल कितनी होती है और मॉडल वर्ब जो है वो टोटल कितनी होती है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राइमरी वर्ब्स जो हैं जिनको अपने बोला जाता है प्राथमिक क्रियाएं, और ये अपने टोटल कितनी होती है? 11 होती है। और मॉडल वर्ब जो है वो है ना टोटल कितनी होती है? 13 होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनकी संख्या अपने कितनी होती है? 24। तो अपने प्राइमरी वर्ब 11 और मॉडल वर्ब अपने कितनी हो गई? 13। अब प्राइमरी वर्ब देखा जाए कि प्राइमरी वर्ब कौन कौन सी रहेगी, तो प्राइमरी वर्ब देखो किस किस की फॉर्म बनती है। जैसे डू की फॉर्म में अपने हेल्पिंग वर्ब आती है डू, डज और डिड। इधर अपने हैव की फॉर्म बनती है, हैव की फॉर्म में अपने पास में वर्ब आती है हैज, हैव और या फिर हैड। उसके बाद में अपने पास में बी की फॉर्म बनती है, बी की फॉर्म में इज, एम और आर, वॉज और वर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी वर्ब टोटल अपने कितनी होती है? 11 होती है, जिसमें इज, एम, आर, वॉच और वर, एंड हैज, हैव और हैड, डू, डज और डिड। तो देखो दोस्तों, प्राइमरी वर्ब टोटल अपनी कितनी है? 11, जिसमें से 5 और 3 8 और 8 और 3 11। इन 11 के अलावा कोई भी प्राइमरी वर्ब नहीं होती है। मॉडल वर्ब जो है वो अपने टोटल कितनी होती है? 13 होती है। लेकिन मॉडल वर्ब समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वर्ब हैं इनको प्राइमरी वर्ब क्यों कहा जाता है। जैसा कि हमने समझा कि वर्ब के 2 टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? आखिर इसकी क्या वजह है इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बात तो आपकी समझ में आई होगी कि हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा जाएगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब किसे कहा जाएगा कि वो वर्ब जो सेंटेंस को नेगेटिव और क्या बना सके? इंटरोगेटिव। और मेन वर्ब उसे कहा जाएगा कि जिसके मूल रूप के उच्चारण के अंत में क्या आता है? ना आता है। एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखे खाना पीना, सुबह से लेकर अपनी जो भी डेली एक्टिविटीज होती हैं, उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना, नहाना धोना, उठाना पटकना, बैठना, पढ़ना, पढ़ाना, जो भी एक्शंस है सबके लास्ट में अपने क्या रखा है? ना रखा है। तो इनको अपने क्या कॉल किया जाएगा? मेन वर्ब। अब यहाँ पर हम देखो दोस्तों कई के
दिमाग में कंफ्यूज रहेगा कि आखिर डू डज और डिड को ही हेल्पिंग वर्ब में क्यों लिया, इधर हैज हैव या फिर हैड को ही हेल्पिंग वर्ब में क्यों लिया। क्योंकि दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे डू की फॉर्म है डू, अब डू की जो बेस फॉर्म है, डू तो जो है वो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म की मान के चलो की बातचीत करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म डू है। सेकंड फॉर्म की हम यदि बातचीत करते हैं तो सेकंड फॉर्म अपने इसकी जो है वो अपने क्या रहेगी, डिड रहेगी। थर्ड फॉर्म की यदि हम बातचीत करते हैं तो थर्ड फॉर्म इसकी अपने डन हो जाएगी। फोर्थ फॉर्म की यदि हम बातचीत करते हैं तो फोर्थ फॉर्म डूइंग हो जाएगी। और फिफ्थ फॉर्म की यदि हम बातचीत करते हैं तो वो अपनी डज बन जाती है। सबसे बड़ा जो कंफ्यूज है वो इस चीज को लेकर होता है कि है ना डू या डज, आखिर हेल्पिंग वर्ब में डू या डज को ही क्यों लिया जाता है, डिड को ही क्यों लिया जाता है, डूइंग को क्यों नहीं लिया जाता, डन को क्यों नहीं लिया जाता। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब में उसी वर्ब को इंक्लूड किया जाएगा कि जिसके साथ में क्या लग सके, नॉट लग सके। जिसे डू है, डू नेगेटिव सेंटेंस में अपने साथ में डू नॉट का यूज होता है, इधर अपने डज नॉट का यूज होता है, डिड नॉट का यूज होता है। लेकिन दोस्तों सेंटेंस में डन नॉट का यूज नहीं होता, डूइंग नॉट का यूज नहीं होता। तो इसलिए डन और डूइंग इनको हेल्पिंग वर्ब में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो दोस्तों इसके बाद में हम आगे चलते हैं मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब अपने जो है वो टोटल कितनी रहेगी, 13 रहेगी। अब मॉडल वर्ब जो है संख्या में कौन कौन से हैं तो देखते हैं। जिस मॉडल कैन है, कुड है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, आर्ट टू है, यूज्ड टू है, नीड नॉट है और मॉडल डेयर है। तो दोस्तों ये जो है ग्रामेटिकली देखा जाए तो ग्रामेटिकली मॉडल वर्ब्स जो है वो टोटल अपनी कितनी होती है, 13 होती है। अब कईयों के दिमाग में जो कन्फ्यूज जो चलता है वो चलता है अपने विल और सेल को लेकर। अब विल और सेल है, विल और सेल टेंस की, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी है और विल और सेल जो है वो मॉडल में भी काउंट होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अपने को खुद को जानना अति आवश्यक है कि विल और सेल हैं ये एक जैसे कुछ चीज है। अब एक चीज है तो वो एक्शन दो कर सकती है, दो एक्ट कर सकती है, दो कार्य कर सकती है। तो विल और जो सेल हैं एज ए मॉडल भी एक्शन कर सकते हैं और विल और सेल है एज ए हेल्पिंग वर्ब भी एक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टोटल मॉडल वर्ब कितनी हो गई, 13 हो गई। उम्मीद करता हूं कि एक बार आप वापस शॉर्टली रिवाइज करें कि प्राइमरी वर्ब जो है टोटल कितनी होती है, 11, और मॉडल वर्ब जो है टोटल कितनी होती है, 13 होती है। अब यहाँ पर जो समझने की बात है कि इनको प्राइमरी वर्ब ही क्यों कहा जाता है और इनको मॉडल वर्ब ही क्यों कहा जाता है। आखिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, उस अंतर को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप इसके लेना चाहिए तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में हम इसको थोड़ा आगे देखते हैं। प्राइमरी वर्ब और मॉडल के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में और प्राइमरी वर्ब्स में जो मेन डिफरेंस है उसको समझना बहुत ही आवश्यक है कि इनको प्राइमरी वर्ब क्यों कहा जाता है और इनको मॉडल वर्ब क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों मैं जैसे कुछ एग्जांपल लिखता हूं उस एग्जांपल को आपको समझना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि आई एम टीचिंग, एक सेंटेंस मैंने लिखा कि ही इज टीचिंग, एक सेंटेंस मैंने लिखा दे आर रीडिंग, इधर मैंने एक सेंटेंस लिखा
ही कैन रीड, इधर लिखा सी कैन रीड, इधर लिखा वी कैन रीड। तो दोस्तों देखो समझने की आवश्यकता है कि जैसे कि आई एम टीचिंग, ही इज टीचिंग, दे आर रीडिंग, और ही कैन रीड, सी कैन रीड, वी कैन रीड। इन सेंटेंसेस में हम सबसे बड़ी बात जो देख सकते हैं वो क्या रहेगी, देखो इधर एम इज और किसका यूज हो रहा है, आर का। और जैसा कि दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि एम इज और आर ये कौन सी वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है। यहाँ पर देखो दोस्तों ये वर्ब किसका यूज हो रहा है, कैन का यूज हो रहा है, और कैन अपनी कौन सी वर्ब है, यहाँ पर मॉडल वर्ब है। तो देखो समझने की जो बात है वो ये है कि जो प्राइमरी वर्ब है उन पर इफेक्ट पड़ता है, उन पर प्रभाव पड़ता है किसका, कि एक तो ये जो प्राइमरी वर्ब हैं ये प्रभावित होती है सेंटेंस के टेंस के अनुसार। जैसे जैसे सेंटेंस का टेंस होता है तो टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होती जाती है। दूसरी कंडीशन कि सेंटेंस का जो नंबर होता है, सेंटेंस का जो वचन होता है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब, प्रेजेंट टेंस में अलग वर्ब, पास्ट टेंस में अलग वर्ब। तो कहा यह जा सकता है कि जो वर्ब्स, जो हेल्पिंग वर्ब या फिर जो वर्ब अपने टेंस के अनुसार और नंबर के अनुसार प्रयुक्त होती है उनको कौन सी वर्ब कहा जाएगा, प्राइमरी वर्ब। और जिस वर्ब पर सेंटेंस के वचन का, नंबर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता उनको अपनी कौन सी वर्ब कहा जाएगा, मॉडल वर्ब्स। तो ऐसा कहा जा सकता है। डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन है ना, लिखने का कोई भी सेंस नहीं होता जहां तक आपकी बात समझ में आनी चाहिए कि प्राइमरी वर्ब्स क्या रहेगी और मॉडल वर्ब्स क्या रहेगी। तो जो प्राइमरी वर्ब्स है, प्राइमरी वर्ब किसे कहेंगे, मॉडल वर्ब्स किसे कहेंगे। तो प्राइमरी वर्ब की डेफिनेशन उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गई होगी कि जो वर्ब सेंटेंस के टेंस और वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है उनको कौन सी वर्ब कहा जाएगा, प्राइमरी वर्ब। और जो वर्ब वचन और टेंस के अनुसार प्रयुक्त न होकर अपने अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सेंटेंस, जो वर्ब सेंटेंस के मूड के अनुसार, सेंटेंस की मनोदशा के अनुसार, सेंटेंस के अर्थ के अनुसार जो वर्ब प्रयुक्त होती है उनको कौन सी वर्ब कहा जाएगा, मॉडल वर्ब। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझने से पहले अपना जो टॉपिक था वो टॉपिक क्या था, वर्ब। वर्ब से रिलेटेड वर्ब टोटल कितने प्रकार की होती है, दो, हेल्पिंग वर्ब, उधर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के कितने टाइप, दोनों टाइप्स समझ में आ गए होंगे। और अब हम आगे चर्चा करते हैं मेन वर्ब से लेकर। तो देखो दोस्तों मेन वर्ब के बारे में एक न्यू बात, जो नई चीज हम जो पढ़ेंगे, नई बात जो पढ़ेंगे वो क्या है, देखो देखें, देखते हैं कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की जो टाइप है, मेन वर्ब के जो प्रकार हैं, मेन वर्ब के प्रकार कितने हो जाएंगे दोस्तों, अपने दो प्रकार, एक को जिसको आप बोल सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा अपना जो रहेगा उसको आप बोल सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखो देखिए दोस्तों मेन वर्ब जो है इसको समझना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि मेन वर्ब को समझने से हम जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, ये कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे और इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे। ट्रांजिटिव का दोस्तों मतलब होता है सकर्मक, वर्ब बोले तो क्रिया। इनट्रांजिटिव दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा अकर्मक, और वर्ब बोले तो क्रिया। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे मेन वर्ब से रिलेटेड। मैं वापस लिख देता हूँ। मेन वर्ब की हम यदि प्रकारों की बातचीत करेंगे तो मेन वर्ब के प्रकार रहेंगे दो। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में यदि इसको अपने बोला जाए तो सकर्मक क्रिया, इसे अपने बोला जाए तो इसको अपने बोला जाएगा अकर्मक क्रिया। अब दोस्तों, समझना यह है कि सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे और इधर समझना यह है कि अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे। अब जैसे कि अपने सामने कोई सेंटेंस लिखा हुआ होता है, जैसे एक सेंटेंस था कि हना राम खाना खा रहा है। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा कि वह सो रहा है। इधर सेंटेंस लिखा। अब देखो दोस्तों, जानना ये है कि यहाँ पर जो वर्ब है, सबसे पहले ये देखना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। आपको ये देखना है कि सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, और आपको ये पहचाना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है। लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो फिलहाल रहेगा कि मेन वर्ब को पहचानना। जैसे कि आपको अपने बोला गया है कि राम खाना खा रहा है, तो यहाँ पर जो एक्शन है, जो कार्य हो रहा है खाने का। और जैसा कि हमने समझा था कि जिस कार्य के अंत में क्या आता है, ना, तो ना जो है जिस कार्य के लास्ट में ना आ रहा है, इसका मतलब वो कार्य अपना क्या रहेगा, मेन वर्ब। तो यहाँ पर दोस्तों मेन वर्ब क्या रहेगी, खाना, ठीक है। वो इंग्लिश में बोले तो अपने क्या हो जाएगा, ईटिंग। इधर अपने सो कोई वर्ब नहीं होती, वर्ब क्या होती है, सोना। और लास्ट में क्या रखा है, ना, सोना। तो बोले तो सोना अपनी क्या है, मेन वर्ब है। और इंग्लिश में अपने बोले तो मेन वर्ब क्या हो जाएगी, स्लीपिंग हो जाएगी। अब ईटिंग भी मेन वर्ब है और स्लीपिंग भी मेन वर्ब है, लेकिन अपने मेन वर्ब के प्रकार कितने हैं, दो, ट्रांजिटिव और दूसरा इनट्रांजिटिव। आपको ये समझना है कि स्लीपिंग ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब है। समझना यह है कि ईटिंग ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर ईटिंग इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोस्तों, दो बातों का ध्यान रखें कि सकर्मक क्रिया उसे कहेंगे कि है ना, जिस क्रिया के पास ऑब्जेक्ट होता है। इधर अकर्मक क्रिया उसे कहेंगे जिस क्रिया के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले जो कंफ्यूज जो अपने को करेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किसे हैं। अब हम केवल जानते हैं कि ऑब्जेक्ट बोले तो इसे कर्म कहते हैं, वो कहते हैं। लेकिन समझना यह है कि ऑब्जेक्ट, इसको ब्रॉड माइंडली यदि हम समझें तो ऑब्जेक्ट का सही अर्थ क्या रहेगा, तो मेरी बात पर आप थोड़ा सा विचार करें। ऑब्जेक्ट के बारे में यदि आपको जानना है तो मेन वर्ब से क्या और किसे का आंसर। मेन वर्ब बोले तो मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया बोले तो जिसके लास्ट में क्या आता हो, ना आता हो। तो उस कार्य से हम पर्सन करेंगे क्या और किसे। यदि मुख्य वर्ब से, मेन वर्ब से क्या और किसे का आपको यदि जवाब मिलता है तो दोस्तों वही अपना क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रहे, देखो सेंटेंस है कि राम खाना खा रहा है,
यदि मेन वर्ब है खाना, तो अब यहाँ पर बोले कि राम क्या खा रहा है, तो दोस्तों जवाब मिल रहा है कि राम खाना खा रहा है। तो जवाब मिला किसका, क्या का, तो सेंटेंस में क्या का जवाब मिल रहा है। इसका मतलब इस वर्ब के पास में अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। यदि हम बोले कि ही इज स्लीपिंग, बोले तो वह सो रहा है, तो दोस्तों यदि यहाँ पर पूछा जाए मेन वर्ब से कि वह क्या सो रहा है, तो क्या का जवाब मिल रहा है क्या दोस्तों, कोई जवाब नहीं मिल रहा। वह किसे सो रहा है, किसे का जवाब मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब इस मेन वर्ब के पास में क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट। और जिस मेन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है उसे बोला जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। और जिस मेन वर्ब के पास में अपना ऑब्जेक्ट होता है उसको अपने बोला जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों एक सेंटेंस है, अब उस सेंटेंस में जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब आगे कितने प्रकार की हो सकती है, सकर्मक क्रिया जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो देखो देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के टोटल प्रकार कितने रहेंगे। तो दोस्तों जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। बोले तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डायो ट्रांजिटिव वर्ब, इसे अपने बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों मोनो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाएगा, मोनो ट्रांजिटिव ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे सकर्मक क्रिया जिसके पास केवल ऑब्जेक्ट कितना होता है, एक होता है। बोले तो क्या वो किसे में से यदि केवल एक का ही जवाब होता है तो उसे कौन सी वर्ब बोला जाएगा, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसमें क्या वो किसे दोनों का जवाब होता है उसको कौन सी वर्ब बोला जाएगा, डायो ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहेंगे कि जिस वर्ब में एक तो उसका ऑब्जेक्ट होता है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है इसको हम समझेंगे विस्तृत तरीके से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इतना पढ़े और मुझे जाने की इजाजत है।